नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल नॉलेज फैक्ट्री जीके पर। दोस्तों मैं जानवी दवे आज आपके लिए लेकर आई हूँ इस वीक के जितने भी हमने करंट अफेयर के टॉपिक देखे उससे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जिससे आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले फटाफट मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? इसका सही जवाब है दोस्तों प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल FM 103.5 MHz का उद्घाटन किया। इसकी प्रसारण 10 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। एक प्रसारण समय सुबह 5:55 बजे से रात 10:05 बजे तक है। देखते दूसरा प्रश्न। दोस्तों विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य दोस्तों युवाओं को विकसित भारत के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करने के लिए बेहतर मंच प्रदान करना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? इसका जवाब है विशाखापत्तनम में। विस्तार से बता दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी। आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित यह प्रोजेक्ट भारत में टिकाऊ ऊर्जा विकास की दिशा में एक बड़ी पहल है। देखते दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है दोस्तों जम्मू और कश्मीर। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजीकड्डू ब्रिज का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर में किया गया, जो भारतीय रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पुल जम्मू और कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है। देखते हमारा पांचवा प्रश्न। दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? इसका सही जवाब है डॉक्टर मनमोहन सिंह के। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदल दिया है। यह निर्णय हाल ही में हिमाचल प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान लिया गया। देखते हैं हमारा छठा प्रश्न दोस्तों। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है भुवनेश्वर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। 8 से 10 जनवरी 2025 तक चलने वाला यह कार्यक्रम भारतीय प्रवासियों के योगदान का जश्न मनाता है और इसमें 75 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग लेते हैं। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है दोस्तों विकसित भारत में एनआरआई का योगदान है, जो भारत के विकास में एनआरआई की भूमिका पर जोर देता है। देखते हमारा सातवां प्रश्न। जॉन ड्रामानी महामा ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इसका सही जवाब है दोस्तों घाना।
जॉन ड्रामानी महामा ने दिसंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद आधिकारिक तौर पर घाना के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। उनका शपथ ग्रहण समारोह 7 जनवरी 2025 को अकरा के ब्लैक स्टार स्क्वायर में हुआ, जिसमें लगभग 20 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों और हजारों समर्थकों सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। बढ़ते हमारे 8वें प्रश्न की ओर। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब बन जाता है तुहिन कांता पांडे को। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय में महत्वपूर्ण नियुक्तियां करते हुए तुहिन कांता पांडे को नया राजस्व सचिव और अरुणेश चावला को निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग का सचिव नियुक्त किया है। आपको बता दें कि यह फेरबदल 1 फरवरी 2025 को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट से कुछ सप्ताह पहले हुआ है। देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड है। हमारा 9वां प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है? इसका सही जवाब है हिंदी एकता एवं सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक स्वर। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। यह दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा को बढ़ावा देना और इसके सांस्कृतिक महत्व को उजागर करना। हमारा 10वां प्रश्न है, एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों बेंगलोर में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है और इसका 15वां संस्करण है। इस वर्ष का विषय रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। दोस्तों, पहले 3 दिन वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए निर्धारित है, जबकि 13 और 14 फरवरी को आम जनता के लिए कार्यक्रम होंगे। देखते हैं हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है चीन। चीन ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किया, जिसकी परीक्षण गति 450 किमी प्रति घंटा और व्यावसायिक गति 400 किमी प्रति घंटा है। यह CR400 फिक्सिंग ट्रेनों से आगे है और गति, ऊर्जा, दक्षता, सुरक्षा और आराम में अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब है कराधान। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। विवाद से विश्वास योजना अप्रत्यक्ष करों के लिए 2019 की सबका विश्वास योजना पर आधारित है। दोस्तों, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों वित्तुल कुमार को। उत्तर प्रदेश के 1993 बैच के IPS अधिकारी वित्तुल कुमार को अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद CRPF का कार्यवाहक महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने CRPF में प्रमुख पदों पर कार्य किया है। 2009 में उप महानिरीक्षक से 2023 में विशेष महानिदेशक तक की प्रगति की है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता? इसका सही जवाब है केरल राज्य ने।
विस्तार से जाने तो केरल ने चंडीगढ़ पर 34-31 से जीत हासिल करके अपना पहला सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जीता। सर्विसेज के खिलाफ 23-21 से करीबी सेमीफाइनल जीत के बाद केरल फाइनल में पहुंच गया। चंडीगढ़ ने भारतीय रेलवे को 32-30 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। केरल के देवेंद्र को चैंपियनशिप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। राहुल ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जीता और सुजीत को सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट विंग खिलाड़ी का सम्मान मिला। टूर्नामेंट में सर्विसेज और भारतीय रेलवे ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांसवाड़ा, पाली और सीकर नामक 3 संभागों को भंग कर दिया है? विस्तार से जाने। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 2023 में बनाए गए 9 जिलों और 3 संभागों को भंग कर दिया है। राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग है। पाली, सीकर और बांसवाड़ा के संभागों को रद्द कर दिया गया है। प्रशासनिक आवश्यकता के कारण दुदू, केकड़ी, शाहपुरा और अन्य सहित 8 जिलों को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों, यादगीर किला जो खबरों में था किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक स्थान पहल के तहत यादगीर किले को विकसित करने के लिए 100 करोड़ की योजना की घोषणा की। 33 करोड़ विधायक अनुदान से और 67 करोड़ राज्य सरकार से आते हैं। यादगीर किला यादगीर जिले में स्थित है, जो कर्नाटक के सबसे बड़े किलों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील जो हाल ही में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है केरल राज्य में। अलप्पुझा जिला प्रशासन जनवरी में वेम्बनाड झील पुनरुद्धार परियोजना के लिए प्लास्टिक सफाई अभियान शुरू करेगा। अभियान का उद्देश्य वेम्बनाड को प्लास्टिक मुक्त बनाना है और यह झील रामसर साइट और भारत की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्र भूमि के लिए चल रहे संरक्षण प्रयासों का हिस्सा है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया? इसका सही जवाब है सेवडालिंका को। सेवडालिंका एक पारंपरिक बोस्नियाई प्रेम गीत है जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ यह गीत दक्षिण स्लाविक कविता को ऑटोमन संगीत के साथ मिलाता है, जो एक उदासी सार को दर्शाता है। और बात करें तो पारंपरिक रूप से पारिवारिक समारोहों के दौरान पीढ़ियों से पारित किया गया, इसे अक्सर एक कैपेला या ल्यूट जैसे वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। युवा संगीतकार सेवडालिंका को पुनर्जीवित कर रहे हैं, वैश्विक दर्शकों तक पहुंचने के दौरान इसके सार को जीवित रखते हुए। यूनेस्को की मान्यता सेवडालिंका के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के चुनाव आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2024 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक था? इसका सही जवाब है पुडुचेरी में। भारत के चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 42 सांख्यिकीय रिपोर्ट और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनावों के लिए 14 रिपोर्ट जारी की। आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य जनता का विश्वास बढ़ाना और चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना है। 2024 में 47.63 करोड़ महिला मतदान पंजीकृत थी, जो कुल मतदाताओं का 48.62% थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे वीक के करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। आशा रखती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
तो ऐसे ही डेली अपडेट के लिए जुड़े रहे मेरी चैनल के साथ और मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।